अब पढ़ते हैं बेटा इस वीडियो में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कौन सा पढ़ते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या पढ़ते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में हम देखते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस प्रकार होता है। क्या होता है वर्ण विक्षेपण? जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, ठीक है बेटा, सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश एक मिश्रित प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है बेटा? मिश्रित प्रकाश है। सूर्य का जो प्रकाश है वो मिश्रित प्रकाश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कौन से रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो हम देखते हैं कि कभी कभी हमने देखा है कि बरसात के ऋतुओं में जब इंद्रधनुष बनता है तो वो भी हमने देखा होता है, वो भी 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अब वर्ण विक्षेपण के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें एक हम प्रिज्म लेते हैं, आयताकार है एक प्रिज्म। ए, बी और सी, ठीक है। इसको अब देखते हैं कि हम जब देखते हैं इसमें प्रिज्म बनाते हैं, ये है सूर्य का प्रकाश। 1 2 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम एक त्रिभुजाकार प्रिज्म लेते हैं। कौन सा प्रिज्म लेते हैं? त्रिभुजाकार प्रिज्म। प्रिज्म आयताकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म लेते हैं। उस प्रिज्म के किसी कोई से फलक पर, चाहे इस फलक पर, चाहे इस फलक पर, चाहे इस फलक पर, हम सूर्य का मिश्रित प्रकाश डालते हैं। कौन सा प्रकाश डालते हैं? सूर्य का मिश्रित प्रकाश डालते हैं। जब सूर्य का मिश्रित प्रकाश डालते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश इस किसी प्रिज्म के एक फलक पर पड़ता है तो पड़ता है, जैसे वो फलक पर पड़ता है तो उसका आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? आंतरिक अपवर्तन होता है। सॉरी, परावर्तन नहीं, आंतरिक अपवर्तन होता है। आंतरिक अपवर्तन होने के कारण वह प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। फिर उसके बाद में आंतरिक परावर्तन के होने के बाद, जैसे आंतरिक परावर्तन होता है तो फिर उसका आंतरिक परावर्तन के बाद जैसे सूर्य की किरण बाहर निकलती है तो वो आंतरिक बाह्य अपवर्तन होने के कारण, आंतरिक अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण जैसे उसका बाहर, जब सूर्य के प्रकाश की किरण बाहर निकलती है तो फिर उसका दोबारा
बाह्य अपवर्तन होता है। उसके कारण सूर्य का जो मिश्रित प्रकाश है वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और वह 7 रंग कौन से होते हैं? बैनी, आहे, पीनाला। बैनी का मतलब होता है बैंगनी। उसके बाद में नीला, नी का मतलब होता है नीला। उसके बाद में आ का मतलब होता है आसमानी। उसके बाद में है का मतलब होता है हरा। उसके बाद में पी का मतलब होता है पीला। उसके बाद में ना का मतलब होता है नारंगी। उसके बाद में ला का मतलब होता है लाल। ये 7 रंग बनते हैं। बैनी, आहे, पीनाला से कौन से रंग बनते हैं? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। या इंग्लिश में इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? VIBGRGYOR। 1 2 3 4 5 6 ये इंग्लिश में प्रदर्शित किया जाता है। तो समझ गए होंगे कि जब हम एक त्रिभुजाकार प्रिज्म लेते हैं, उस पर प्रकाश की जब सूर्य का प्रकाश मिश्रित या सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो उसका आंतरिक परावर्तन के कारण और आंतरिक अपवर्तन के कारण फिर बाह्य अपवर्तन के कारण वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और 7 रंगों में विभक्त होने के कारण वह एक हम सफ़ेद पट्टिका पर उस रंगों को लेते हैं तो वो 7 रंगों की पट्टिका होती है। इस 7 रंगों की पट्टिका को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। जो सूर्य के जो प्रकाश है वो मिश्रित प्रकाश है, किसी पट्टिका पर लेते हैं हम, उस पट्टिका को हम 7 रंगों की पट्टिका को क्या कहते हैं? हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस प्रकार सूर्य का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। अब देखते हैं सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होने के बाद इसमें क्या क्या बनता है। एक तो स्पेक्ट्रम बनता है। 2 प्रकार का स्पेक्ट्रम बनता है, एक दृश्य स्पेक्ट्रम और एक अदृश्य स्पेक्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब होता है दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब होता है स्पेक्ट्रम का वो भाग जो हमें दिखाई देता है। स्पेक्ट्रम का वो भाग जो हमें दिखाई देता है, यहाँ लिख देंगे। दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब होता है दृश्य स्पेक्ट्रम, यहाँ लिखेंगे स्पेक्ट्रम का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। दूसरा है अदृश्य स्पेक्ट्रम। उसके बाद में स्पेक्ट्रम का जो भाग हमें दिखाई नहीं देता है उसे अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं कि सूर्य के जो मिश्रित प्रकाश के 7 रंगों की पट्टिका, एक सफ़ेद कागज़ पर या सफ़ेद पर्दे पर जो 7 रंगों की जो पट्टिका है उस पट्टिका को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो स्पेक्ट्रम का उसके जो वो कलर होते हैं वो बैनी, आहे, पीनाला के नाम से होता है। बैंगनी, लाल, नीला, आसमानी, हरा, नारंगी, लाल। इस स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा 3 रंगों का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। लाल, नीला और पीला। इसमें आपसे पूछ लेता है सबसे पहले ऊपर लाल आ जाता है,
और उसके बाद में नीचे आ जाता है इसमें बैंगनी, उसके बाद में और बीच में आ जाता है, ये होता है, इस तरह से होता है। ये आपसे पूछ लेता है एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रम का जो भाग होता है उसमें मध्यमान रंग कौन सा होता है। तो सबसे ज़्यादा विचलन लाल होता है, एक तो लाल के बाद में ये होता है बैंगनी होता है, उसके बाद नीला कहते हैं, उसके बाद में ये होता है पीला। तो मध्यमान रंग कौन सा हो जाता है, पीला हो जाता है। स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा मध्यमान रंग कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा नहीं, मध्यमान रंग कौन सा होता है, पीला होता है। कौन सा होता है, पीला। अब पीला होने के कारण आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मध्यमान रंग कौन सा है, पीला। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मध्यमान रंग के बारे में ध्यान रखना है कि मध्यमान रंग कौन सा होता है, कि पीला होता है। कौन सा होता है बेटा, पीला होता है। तो ये स्पेक्ट्रम होता है, तो इसलिए इसे स्पेक्ट्रम का भाग कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। अब देखते हैं कि बरसात के ऋतुओं में, बरसात के दिनों में इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है। बरसात के दिनों में इंद्रधनुष का बनना, अगला इसमें है कि हम वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ते हैं। तो बरसात के दिनों में इंद्रधनुष का बनना होता है। कि दिनों में इंद्रधनुष का बनना, बरसात के दिनों में इंद्रधनुष का बनना। तो जैसे बरसात होती है तो इंद्रधनुष बनता है। देखिए इधर कि बरसात के दिनों में इंद्रधनुष कब क्यों बनता है। कि जैसे आपने देखा है कि जैसे ही बरसात होती है, हमारे वातावरण में बरसात होती है, और बरसात होने के बाद जैसे ही धूप खिलती है तो हमारे वायुमंडल में, जैसे वायु जो मंडल है उस वायुमंडल में बरसात की छोटी असंख्य बूंदें होती हैं। बरसात की छोटी असंख्य बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती हैं। जैसे वायुमंडल में तैरती रहती हैं, जैसे वो वायुमंडल में असंख्य जो बूंदें होती हैं जो वायुमंडल में तैरती हैं, वो प्रिज्म की भांति क्या करती हैं, कार्य करती हैं। क्या है, प्रिज्म के भांति। वो किसके भांति कार्य करती हैं, प्रिज्म के भांति। प्रिज्म के भांति क्या करती हैं, कार्य करती हैं। जैसे उन छोटी बूंदों के ऊपर जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश उस बरसात की बूंदों में पड़ता है, जैसे ही वो जाता है तो जाने के बाद उसका आंतरिक अपवर्तन होता है। क्या होता है, आंतरिक अपवर्तन होने के बाद फिर उसका आंतरिक परावर्तन होता है। आंतरिक परावर्तन होने के बाद फिर उसका बाह्य अपवर्तन होता है, और बाह्य अपवर्तन के बाद वो हमें
इंद्र, वो हमें जो सूर्य का जो मिश्रित प्रकाश होता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और 7 रंगों में विभक्त होने के कारण एक हमें आसमान में एक इंद्रधनुष की आकृति बनती हुई दिखाई देती है। इस तरह से हमें वो बनती हुई दिखाई देती है, परंतु ध्यान रखना है कि इस तरह से जो आकृति हमें दिखाई देती है वो सूर्य के विपरीत दिशा में बनती हुई दिखाई देती है। किसमें? सूर्य के विपरीत दिशा में वो बनती हुई दिखाई देती है। सूर्य के किस दिशा में दिखाई देती है? विपरीत दिशा में। सूर्य पूर्व में होगा तो हमें इंद्रधनुष पश्चिम में दिखाई देगा, पश्चिम में होगा तो हमें इंद्रधनुष पूर्व में दिखाई देगा। तो समझ गए होंगे कि जब बरसात होती है तो बरसात के दिनों में इंद्रधनुष 100% बनता है। जब बरसात के दिनों में इंद्रधनुष, जब बरसात होने के बाद यदि मौसम साफ हो जाता है, धूप खिलती है, तो बरसात वातावरण में हमारे वायुमंडल में असंख्य छोटी छोटी बरसात की बूंदें होती हैं, और वो बरसात की बूंदें वो प्रिज्म की भांति क्या करती हैं? कार्य करती हैं। जैसे अब देखिए ये सूर्य है, यहाँ सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य है, और सूर्य का प्रकाश इसकी बरसात की बूंद पर पड़ता है। जैसे सूर्य के मिश्रित प्रकाश पर जाता है तो इसका आंतरिक अपवर्तन होता है। आंतरिक अपवर्तन होने के बाद जैसे वो टकराती है तो उसका आंतरिक परावर्तन होता है। आंतरिक परावर्तन के बाद जब वो सूर्य का मिश्रित प्रकाश बाहर निकलता है तो फिर उसका आंतरिक बाह्य अपवर्तन हो जाता है, और बाह्य अपवर्तन के कारण वो मिश्रित प्रकाश है वो 7 रंगों में बट जाता है, और 7 रंगों में बट जाने के कारण वो 7 रंग हमें एक इंद्रधनुष बनता हुआ एक आकाश में एक रंगीन पट्टिका के रूप में दिखाई देता है। उस रंगीन पट्टिका को हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। उस रंगीन पट्टिका को क्या कहते हैं बेटा? इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। इस प्रकार हमें आकाश में सूर्य का बनना आकाश में इंद्रधनुष का बनता हुआ दिखाई देता है। ध्यान रखना कि इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष सूर्य की कितनी दिशा में बनता है? विपरीत दिशा में। जैसे पूर्व से सूर्य हो गए, पूर्व में सूर्य है तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? पश्चिम बनेगा। पश्चिम में सूर्य है तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? पूर्व में बनेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है। बरसात के दिनों में इंद्रधनुष का बनना, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि बरसात के इन दिनों में इंद्रधनुष का बनना इस तरह से, ये आप थोड़ी सी 1 मिनट की कम सेकेंड है, इसको आप नोट कर लेना। इस तरह से चित्र है और चित्र को बना लेना आप। देख बनाओ। देखिए आगे आगे देखते हैं इसमें। अब पढ़ते हैं हम। थोड़ा सा एक बिंदु है इसमें, एक कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम पढ़ते हैं। कांच का प्रिज्म कोई सा भी ले सकते हैं हम। देखिए हम आयताकार भी ले सकते हैं और इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने इस पर ले लिया ए यहाँ लिख देंगे कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। कांच के प्रिज्म से हम विभिन्न प्रकार के प्रिज्म लेंगे, उसके में प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। जैसे ए, बी और सी, ये हमने ले लिया त्रिभुजाकार, ये हमने ले लिया आयताकार, और ये हमने ले लिया दो तरह से लेते हैं। ठीक है, दोनों तरह से ले लिया हमने, इसमें ए, बी और सी। ठीक है, तो हमने यहाँ से प्रकाश की किरण आपतित की,
ठीक है, तो अभिलंब यहाँ से हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अभिलंब ये हो गया, ये समांतर हो जाएगी। उसके बाद में ये भी इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद में हमने यहाँ से प्रकाश की आपतित किरण करी, तो अभिलंब इस तरह से हो जाएगा इसमें, और ये इस पे लंब पे जाके डटेगी, ये हो जाएगा, ये अभिलंब यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये P, Q, R और S। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रिज्म कोण के बारे में पूछ सकता है कि प्रिज्म आपका प्रकाश का प्रिज्म कांच के, यानी कि कांच के प्रिज्म और प्रकाश का अपवर्तन के बारे में देते हैं। जैसे ये आपतित किरण है, आपतित किरण को हम किसी प्रिज्म पर आपतित करते हैं, यानी कि प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म पर आपतित करते हैं। आपतित करने के बाद किसी फलक पर आपतित करते हैं, तो आपतित होने के बाद वो उसके अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के बाद में फिर उसका अपवर्तन होने के बाद जब बाहर निकलती है तो फिर उसका दोबारा अपवर्तन होता है। तो जैसे आपतित किरण है उसके बीच में हम एक लंब खींच देते हैं, ये आपतित किरण है, यहाँ हमने क्या खींच दिया, लंब खींच दिया। उसके बाद में अपवर्तित हो गई, उसके बाद में अपवर्तन होने के बाद में बाहर जब निकलती है फिर उसका दोबारा अपवर्तन होता है, तो ये क्या हो जाता है, फिर उसके बाद में हमने लंब खींच दिया। लंब खींचने के बाद में जो आपतित किरण है और उसके बाद में अपवर्तित किरण है, उनके बीच जो दोनों आपस में काटती हैं, काटने के बाद जो कोण बनता है वो होता है कोण विचलन कोण। कौन सा कोण होता है, विचलन कोण होता है। अब ये विचलन कोण हो गया, कौन सा कोण हो गया, विचलन कोण हो गया। कौन सा कोण है बेटा, विचलन कोण। उसके बाद में आपसे पूछ लेता है कि विचलन कोण की परिभाषित कीजिए। विचलन कोण को परिभाषित कीजिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो कोण कौन सा होता है, विचलन कोण होता है। उसे D से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में आपसे पूछ लेता है कि प्रिज्म कोण क्या है, प्रिज्म कोण क्या है, प्रिज्म कोण क्या है। प्रिज्म कोण के बारे में आपको पूछ सकता है कि प्रिज्म कोण क्या है। उसके बाद में देखते हैं कि आपतित किरण अपवर्तित किरण के बीच जो बनता है, आप अपवर्तित किरण जो होती है उसके बीच जो कोण बनता है वो कौन सा कोण होता है, प्रिज्म कोण होता है। कौन सा कोण होता है, प्रिज्म कोण होता है। इसलिए इस तरह से कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। उसके बाद में हम इस तरह से भी अपवर्तन कर सकते हैं। यहाँ हमने प्रकाश की किरण आपतित की, आपतित करने के बाद में यहाँ हमने अभिलंब खींच दिया। अभिलंब खींचने के बाद में इस पर जाकर भी ये लंबित हो गई, लंबे को यहाँ भी अभिलंब खींच दिया और ये भी बाहर निकल गई। इस तरह से भी आयताकार स्लैब से भी प्रकाश का हम अपवर्तन कर सकते हैं।